सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। आज है 23 तारीख, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम, हम अनजान परदेसियों का सलाम, सबका सलाम। आज इस अवसर पर विशेष सखी सहेली में हमने आमंत्रित किया है आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी जी को। आप राजस्थान के भीलवाड़ा शहर में आपका बचपन बीता, रेडियो के लगाव ने उन्हें आज इस ओहदे तक पहुंचाया। तो चलिए हम सभी मिलकर मीनाक्षी जी का विविध भारती के सजीव प्रसारण में हम स्वागत करते हैं और इस प्रोग्राम को हम फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। और फेसबुक लाइव की जिम्मेदारी संभाली है जुबैर खान, हमारे प्रोड्यूसर, और अनुश्री पाठक इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर। मीनाक्षी जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद ममता जी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है विविध भारती स्टूडियो में आके, और आज प्रसारण दिवस के अवसर पर आपने मुझे यहाँ बुलाया है। बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है कि विविध भारती के सभी श्रोताओं से मैं कनेक्ट हो पा रही हूँ आज इस प्रोग्राम के जरिए। जी धन्यवाद। तो भारतीय प्रसारण दिवस के अवसर पर आप सभी श्रोताओं को संदेश क्या देना चाहेंगी? सबसे पहले तो विविध भारती के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत नमस्कार, और विविध भारती की पूरी टीम का धन्यवाद जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और 23 जुलाई 1927 को हमारे देश में पहला प्रसारण शुरू हुआ था रेडियो के माध्यम से मुंबई सिटी में। जी। और प्रसारण दिवस हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि वैसे तो आज संचार के कई माध्यम है हमारे पास, इंटरनेट है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है। जी। फिर भी मुझे लगता है कि रेडियो की लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। रेडियो एक बहुत ही सस्ता, सुंदर और भरोसेमंद साथी है सबका। तो आज प्रसारण दिवस के अवसर पर मैं आप सभी से ये निवेदन करूंगी कि इस ब्यूटीफुल मीडियम से आप सभी जुड़े रहें और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी इसकी ताकत से अवगत कराएं। और आज इस प्रसारण दिवस पर रेडियो के लिए मैंने कुछ 2-3 लाइन्स बनाई है, वो मैं बताना चाहूंगी। जी जी। डिजिटल की भीड़ में आज भी अपना एक मुकाम है। क्या बात है। गाड़ी से लेकर मोबाइल तक अपनी एक पहचान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। स्क्रीन से थकी आंखों को देता ये आराम है, पुराना होकर भी रेडियो आज भी जवान है। क्या बात है, बहुत बढ़िया लग रहा है। और देखिए ना, हमारे श्रोता भी कितने उत्साहित हैं, उमंग में डूबे हैं। हमारे श्रोताओं की टिप्पणियों की बाढ़ सी आई है। हमारे श्रोता ढेर सारी बातें लिख रहे हैं और लगातार सभी श्रोता आपका स्वागत कर रहे हैं खास तौर से। तो आप क्या कहेंगे स्वागत के लिए? बस मैं सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, रेडियो के थ्रू भी और फेसबुक के थ्रू भी। जी। वो यहाँ पे संदेश भेज रहे हैं और मैं ममता जी से कहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के संदेश इस प्रोग्राम में शामिल करें। वो तो अगर हम सिलसिला शुरू करेंगे तो शायद हमें खामोश रहना पड़ेगा, लेकिन हम बीच बीच में टिप्पणियां श्रोताओं की शामिल करते रहेंगे। देखिए ना, हमारे एक सुधी श्रोता है जिन्होंने लिखा है, कार्यनिष्ठा, कुशल प्रबंधन और कलात्मक सोच का अद्भुत संगम। हमारी महानिदेशक अपनी निष्ठा और प्रतिभा से हर कामकाजी महिला को प्रेरित करती हैं। परिवार और करियर का अद्भुत संतुलन, कुशल नेतृत्व और एक चित्रकार की संवेदनशील सोच। हमारी महानिदेशक जी केवल एक बेहतरीन प्रशासक ही नहीं बल्कि हर एक के लिए एक प्रेरणा पुंज है। ये आपको निजी तौर पर भी जानते हैं मेरे ख्याल से। जी हाँ, जी हाँ। तो इन्होंने आपके लिए ये खास बात लिखी है।
तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज का ये जो समय है डिजिटल है, तो आज के डिजिटल और सोशल मीडिया के दौर में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। आप कैसे देखती हैं? जी हाँ, खास तौर से आकाशवाणी की प्रासंगिकता के बारे में क्या कहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज हमारे पास जन संपर्क के लिए बहुत सारे मोड्स हैं, कम्युनिकेशन के मीडियम है, फिर भी रेडियो की इम्पोर्टेंस है आज के दौर में भी, विशेषकर आकाशवाणी की। जी। तो इसमें मैं सभी दोस्तों को बताना चाहूंगी कि जहां तक क्रेडिबिलिटी की बात है, भरोसे की बात है, मुझे लगता है आकाशवाणी पर जो भी इंफॉर्मेशन और न्यूज जाती है जी। उस पर करोड़ों लोगों का भरोसा है। साथ ही आकाशवाणी ने हमेशा हमारी भारतीय संस्कृति और कला के संरक्षण में बहुत काम किया है और आगे भी हम कर रहे हैं। हमारे जो म्यूजिक कंसर्ट्स और जो हमारे विविध कार्यक्रम है, जैसे कि विविध भारती ही हमारा चैनल है, जी जी। तो हमारे जो कार्यक्रम में जो विविधता है वो पूरे देश के सभी लोगों को एक साथ पिरोने का काम करती है, एक सूत्र में पिरोने का काम करती है। और स्वतंत्रता से लेकर आधुनिक भारत के विकास तक आकाशवाणी ने हर दौर में सभी लोगों का साथ दिया है। जी। तीसरी एक बात ये भी है कि जब भी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन होती है या कोई डिजास्टर वाली जो कंडीशन, भूकंप है, बाढ़ है, ऐसे में जो बाकी संचार के जो मीडियम है वो थोड़ा जल्दी ही बंद हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाती है। जी। लेकिन रेडियो एक ऐसा साथी है जो हमेशा बना रहता है सभी के साथ, और इसके थ्रू कई बार ऐसी सिचुएशन में बहुत ही जरूरी मैसेजेस का आदान प्रदान हुआ है। जी। और जनता तक जो बात पहुंचनी है वो पहुंचाई गई है। जी। तो आकाशवाणी की प्रासंगिकता तो हमेशा बनी रहेगी, मुझे लगता है। जी, बिल्कुल सही कह रही हैं। और अगर हम इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो कुछ यूं कि रेडियो जैसे हमारा साथी बन जाता है। विविध भारती खास तौर से कभी दादी बन के, कभी नानी बन के, कभी माँ, कभी बहन, भाई, भाभी बन के आपका साथ निभाती है। दुख के पलों में वो फाहा लगाती है और खुशियों के पल में जैसे लगता है कि खुशी मना रही है हमारे साथ। कोई एक गाना बजता है जब विविध भारती से और हमारे श्रोता कहते हैं कि जैसे लगता है कि ये तो आज हमारे घर ये खुशी का मौका है और आपने ये गाना बजाया तो हमारा साथी बन गया। तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए चुनौती भी होती है, खुशी भी होती है। तो अब जिंदगी ही कुछ ऐसी है कि जिंदगी में जब गीत संगीत का साथ ना हो तो फीकी सी, अधूरी सी लगती है। तो यहाँ पर एक गाना बनता है, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं? बिल्कुल, जिंदगी प्यार का गीत है। या बहुत सुंदर, आपने मेरी पसंद पहचान ली ममता जी। हाँ, सुनते हैं, जरूर से प्ले करिए। सौतन फिल्म का ये गाना। जी हाँ।
आज विविध भारती के स्टूडियो में मीनाक्षी सिंघवी जी हैं जो उप महानिदेशक हैं आकाशवाणी मुंबई की, और हमारे सारे श्रोता लगातार खुशी में शरीक हैं, इस उत्सव में शरीक हैं, लगातार टिप्पणियां आ रही। मीनाक्षी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो तकनीकी फील्ड से हैं, तो शुरुआती दौर में रेडियो मीडियम वेव, शॉर्ट वेव और इन सब माध्यम से ही चलता था। फिर एफएम आया, फिर एसएमएस का ज़माना आया, फिर टेलीफोन फोन इन रिकॉर्डिंग शुरू हुई। तो मीडियम वेव एफएम तकनीक में आप बताइए कि अंतर क्या है, और आज एफएम इतना लोकप्रिय कैसे है, क्यों है, हमारे श्रोताओं को बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया, और मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अपने श्रोताओं के लिए बताऊंगी कि रेडियो के शुरुआती दौर में जितने भी प्रसारण होते थे, ब्रॉडकास्टिंग होते थे, उसमें शॉर्ट वेव और मीडियम वेव ही चलते थे। और शॉर्ट वेव में हम जो सिग्नल होते हैं, हमारे रेडियो सिग्नल्स, वो काफ़ी लंबी दूरी तक यात्रा तय करते हैं, क्योंकि आयनोस्फीयर से उसका रिफ्लेक्शन होके वो अर्थ सरफेस पे आते हैं। तो जो पहले इसमें ब्रॉडकास्टिंग होती थी, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक हमारे सिग्नल पहुंच जाते थे, जैसे रेडियो सिलोन या बीबीसी रेडियो उस समय जो चलते थे वो शॉर्ट वेव पर ही थे। उसके बाद पैरेलली मीडियम वेव ब्रॉडकास्टिंग भी चलता था, उसमें भी जो सिग्नल्स है बहुत लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं। जैसे अगर आपने एक स्टेट में एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर लगाया है हाई पावर का, तो वो पूरे राज्य को कवर कर लेता है जी। लेकिन इन दोनों टेक्नोलॉजीज में एक इशू ये था कि जो आवाज की गुणवत्ता थी, जो क्वालिटी थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो उसके बाद आया एफएम, और एफएम ने तो रेडियो लिसनिंग का पूरा एक्सपीरियंस ही बदल दिया जी। और एफएम में सबसे बहुत अच्छी चीज है कि आवाज की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, स्टीरियो ट्रांसमिशन हो पाता है, इसीलिए एफएम उसके बाद से कंटिन्यूसली लोकप्रिय होता जा रहा है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जो एफएम के सिग्नल होते हैं वो लाइन ऑफ साइट प्रोपोगेशन से जाते हैं जी। तो 70 से 80 किलोमीटर का प्राइमरी रेंज रहता है नॉर्मली एफएम ट्रांसमीटर का, इसीलिए आपने देखा होगा कि हर सिटी में हमें नए एफएम ट्रांसमीटर को लगाना होता है जी जी। उसके बाद अगर मैं रिसीविंग साइड की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि पहले हमारे रिसीवर्स कितने बड़े होते थे, उसके बाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होके अभी बहुत मोबाइल फोन में हम सारे रेडियो चैनल सुन सकते हैं। और आज प्रसारण दिवस पे जब हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो मुझे जरूर से मैं बताना चाहूंगी अपने श्रोताओं को कि आज हमारा आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है, जिस पर आप पूरे भारत के सभी आकाशवाणी चैनल जो कि विभिन्न भाषाओं में है, आप लाइव ब्रॉडकास्टिंग उसका सुन सकते हैं जी जी। तो मैं आज इस दिन सबसे ये कहूंगी कि आप इस ऐप को जरूर से अपने फोन में डाउनलोड करिए, और फिर आकाशवाणी का और विविध भारती के सभी प्रोग्राम्स का आप न केवल अपना देश, विश्व के किसी भी कोने से आप इसका आनंद उठा सकते हैं जी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब देखिए ना श्रोता कैसे आनंद उठा रहे हैं, विविध भारती के फेसबुक पेज से जुड़े हुए हम पोस्टर डाला है, और हमारे श्रोता लगातार आपके स्वागत के लिए बहुत सारी बातें लिख रहे हैं, अपने जज्बात साझा कर रहे हैं, और प्रसारण दिवस पर भी बहुत सारी बातें साझा कर रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो से जुड़ी बचपन की कई यादें जिंदा है मन में। सुबह चित्रलोक सुनते सुनते दिन शुरू होता, फिर स्कूल की तैयारी, शाम को बिना का गीतमाला, रात में बेला के फूल जीवन का हिस्सा थे। पढ़ाई के समय भी रेडियो साथ रहता था, डांट और मार के बावजूद उससे रिश्ता कभी नहीं टूटा। मीनाक्षी जी, हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि हम सब बचपन में ऐसे बड़े हुए हैं, रेडियो सुन के पढ़ाई किया करते थे। ये डांट वाली बात से हमें याद आया कि हमें भी डांट पड़ी है रेडियो सुनने के लिए। एक कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रहे होते थे, माँ रेडियो की आवाज सुनाई पड़ रही होती थी, माँ चुपके से दबे कदम आती थी और कहती थी कि अच्छा रेडियो सुन रही हो या पढ़ाई कर रही हो। तो ये हम सब के दिल की बात है, और आज आप हमारे जज्बात को और टटोल रही हैं, साझा करें अपनी बातों से। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बड़ोदरा से हूँ, रेडियो पर आपको लाइव सुनना बेहद आनंददायक है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं सच कहूँ कि रेडियो की खूबसूरती यही है कि हम आवाज के जरिए कल्पनाओं की एक संसार बुनते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर कार्यक्रम सुन रहा हूं तो मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है जितना कि रेडियो पर सुनने का है। हालांकि अब रेडियो सेट इतने प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि लोगों के पास फोन है और डिजिटल माध्यम है, जिसका जिक्र आपने किया। अब देखिए ना, कल्पनाशीलता से हमारे सामने कल्पना चित्र बन रहा है बचपन वाला, और आपको हम आपके बचपन के गलियारों में लिए चलते हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो भीलवाड़ा शहर राजस्थान का शहर है जहां आप रही हैं, तो कैसा रहा आपका बचपन, कैसे बीता? आप पढ़ाई में
अव्वल रहीं, और क्या बचपन से ही इंजीनियर बनने का सपना था या फिर कुछ और बनना चाहती थी? धीरे धीरे ये सफर तय हुआ, बताइए वो कहानी आप। तो ममता जी, मैं भीलवाड़ा राजस्थान का एक छोटा सा शहर है जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, और बहुत ही सिंपल लाइफ थी उन दिनों हमारी। और मेरे माता पिता दोनों टीचर रहे हैं, और परिवार में एकदम डिसिप्लिन का, अनुशासन का और पढ़ाई का माहौल ही हमेशा रहा है। और आज मैं जो भी हूँ, जहाँ भी पहुँची हूँ, मेरे माता पिता और परिवार वालों के दिए गए संस्कारों की वजह से ही मैं पहुँची हूँ। और जहाँ तक आपने पूछा इंजीनियरिंग का सपना, तो ऐसा कोई फिक्स ड्रीम तो नहीं था, लेकिन ये था कि कुछ करना है। और पढ़ाई का मुझे बहुत शौक था बचपन से ही, और स्पेशली साइंस और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स का काफ़ी मुझे इंटरेस्ट था। तो जब 10th के बाद, अभी भी ऐसा ही होता है, 10th के बाद नॉर्मली हमें एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, उसके हिसाब से करियर। तो साइंस मैथ्स, साइंस बायो, आर्ट्स, कॉमर्स, ये सारे सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। तो उस समय हालांकि लड़कियां इतना ज्यादा मैथ्स की और उनको नहीं दिलाया जाता था सब्जेक्ट, और साइंस नहीं लिया करती थी, बट मुझे इसमें काफी दिलचस्पी थी, तो मैंने ये लिया। और मुझे याद है उस समय भी कुछ थोड़ा से चैलेंजिंग ऐसे मिल जाती थी बातें सुनने को कि देखते हैं चल पाएगी कि नहीं, मैथ्स में चल पाएगी कि नहीं। तो मुझे जो वो चीज थी बहुत ही एक जैसे बोलते हैं ना कि अब तो मुझे कुछ करके दिखाना ही है, चुनौती के रूप में लिया, चुनौती के रूप में। और फिर मैंने 11th-12th काफी क्रूशियल रहते हैं आज भी सभी बच्चों के लिए, करियर फॉर्मेशन के लिए। तो मैंने फिर याद है मुझे 11th-12th में मैंने बहुत मेहनत की, जो सब्जेक्ट्स थे मेरे। और वहाँ पे उस समय तो ट्यूशंस वगैरह जो जाते थे साइकिल चला के कुछ 5-6 किलोमीटर दूर, अलग अलग साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के जो टीचर थे, ट्यूशन लेके। और फिर मैंने, चूंकि जब मेहनत करेंगे तो मेहनत तो रंग लाएगी। जी बिल्कुल। और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो बहुत अच्छा आया कि मैंने स्कूल भी टॉप किया, और क्या बात है स्टेट लेवल पे भी मुझे 18th रैंक मिला। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से छात्रवृत्ति के लिए भी ऑफर मिला। तो उसके बाद से मुझे लगा कि हार्डवर्क ऑलवेज पेज, कि आपको मेहनत करेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। और जो आपने इंजीनियरिंग की बात की है, तो उस समय जेईई मेंस तो नहीं होता था, लेकिन हर स्टेट का एक अपना इंजीनियरिंग का टेस्ट था। हमारे यहाँ उसे पीईटी बोलते थे, प्री इंजीनियरिंग टेस्ट जी। तो उसमें मैं अपीयर हुई थी, और उसमें भी फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जोधपुर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ मेरा एडमिशन करवाया गया। हाँ, एक बात मैं बताऊंगी कि चूंकि जब उस समय ये बात होगी 92 के आसपास की, तो पहला तो लड़कियों को इंजीनियरिंग में, और दूसरा लड़कियों को घर से बाहर भेजने में थोड़ी सी शहर से बाहर नहीं जाना है रहती थी। जी जी। तो वो एक चैलेंज था, तो काफी समझा के कि आप बहुत अच्छे से रहना है, सब कुछ पूरी सीख दे के, और फिर मेरे माता पिता कन्विंस हो गए, और मुझे इंजीनियरिंग की मेरी शुरुआत हुई जोधपुर सिटी से। तो बहुत अच्छा रहा स्कूल का वो सफर, और वो बचपन के दिन। और जो बचपन में तो मुझे याद है मेरी एक छोटी सी गुड़िया होती थी, और अच्छा मैं शायद 10th तक तो मेरा 3-4 घंटे उसी में चला जाता था। क्या बात है। कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, और कुछ छोटी छोटी क्रिएटिव चीजें, क्योंकि मम्मी पापा दोनों स्कूल रहते थे, तो घर पे थोड़ा मैं, जैसा उस समय इतना टीवी भी नहीं था, तो ये सब हॉबीज मेरी थी उस समय भी। तो वो जो गुड़िया गुड्डे का खेल रचाती थी और फिर घर से बाहर निकलने लगी, तो और आपको तो और भी हमने देखा कि और भी बहुत सारे शौक हैं, डांस का भी शौक है, तो क्या इस बात के लिए कहीं घर वालों से डांट तो नहीं खाई आपने? नहीं, या कोई डांट मार खाई हो तो वो भी बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। नहीं जी, इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ी, समझ जाते थे मम्मी पापा। हाँ जी जी। तो मतलब एक अच्छी लड़की थी जो बिल्कुल डिसिप्लिन्ड लाइफ जीती थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, बचपन की शरारतें तो सभी करते हैं, लेकिन अगर मीनाक्षी जी की तरह इंजीनियरिंग का शौक है, और अगर कोई कहे कि गणित की पढ़ाई क्या ये लड़की करेगी, इंजीनियरिंग की ओर क्या जाएगी ये लड़की, तो चुनौती के रूप में ले और दिखा दे कि हम यहाँ पहुंच सकते हैं। और आज मीनाक्षी जी इस ओहदे पर हैं, तो अब यहाँ पर एक गाना आना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा गाना बताइए? रोजा फिल्म का गाना सुनवाएं। ठीक है, रोजा फिल्म का सुनवाइए, उससे जुड़ी यादें भी मैं बाद में शेयर करूंगी। जी बिल्कुल।
मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। आज तो ऐसे फूल बगिया में महके हैं जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बावरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। खिल रही जैसे मेरा मन भी तो खिल रहा ऐसे, कोयल की तरह गाने का अरमां, मछली की तरह मचलूं ये अरमां। जवानी है लाई रंगीन सपना, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। छोटी छोटी आशाएं ही तो बड़े बड़े सपने बुनवा लेती है, और छोटा सा सपना आपने देखा और इतने बड़े फलक पर आपने आसमान को छुआ। मीनाक्षी जी, हमें लगता है हमारी सखियों के लिए, सखाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है, खास तौर से सखियों के लिए, जहाँ पर बहुत सारे अवरोध होते हैं घर में कि ये न करो वो न करो। ऐसे में हमारे श्रोताओं को बताइए कि उस समय का जो ज़माना था, उस समय का कॉलेज जीवन आज की तुलना में काफ़ी अलग रहा होगा। तो कोई ऐसी याद है, कोई ऐसा अनुभव है जो आज भी आपके चेहरे पर मुस्कान ला देती है? कॉलेज का जो एक्सपीरियंस था, हाँ। डेफिनेटली जो आपने बताया कि कॉलेज लाइफ उस समय की बहुत अलग थी,
और 93 की बात है जब हम कॉलेज में पढ़ना शुरू किया था और जोधपुर सिटी थी। तो कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था उसमें तो एक गर्ल्स का जो प्रोपोर्शन था बहुत कम था। जैसे 300 का हमारा बैच था, उसमें से केवल 18 गर्ल्स थी जी। और 35 की क्लास में से 4 गर्ल्स थी हम लोग। तो थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण तो रहता ही है, बट एक इंसिडेंट जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और बहुत मैं उसको याद करती हूँ, वो कॉलेज से जुड़ी हुई एक जो याद है मैं बताना चाहूँगी। कि हमारे कॉलेज में ऐसे सब डांस कंपटीशन और एनुअल फेस्टिवल होते थे, कल्चरल एक्टिविटी वगैरह। जी जी। तो उसमें ऐसा होता था उस समय कि जो भी एक्टिविटीज हो रही है उसमें, चूंकि मेरा इंटरेस्ट काफी था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, तो उसमें एक सोलो डांस कंपटीशन भी रखा गया था, बॉयज के लिए था। तो मैंने फिर थोड़ा और पता किया कि मुझे भी उसमें पार्ट लेना है। अच्छा। क्योंकि हाँ, बचपन से ही हमारे यहाँ एक माहौल था डांस का है, या फिर मेहंदी सीखो, एम्ब्रॉयडरी या इस तरह की चीजें। क्योंकि जब भी समर वेकेशन होती थी हम लोग हॉबी कैंप ज्वाइन करते थे और वहाँ पे ये सारी चीजें हम सीखते थे। तो जब मैंने फिर पता किया डांस कंपटीशन में मुझे भी पार्ट लेना है, तो फिर उन्होंने बोला गर्ल्स के लिए तो नहीं है कोई भी ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज्ड। जी। तो फिर मुझे बताया गया कि आप बॉयज के साथ ही आप पार्टिसिपेट कर लीजिए और उन्हीं के साथ आप कंपटीशन में हिस्सा लीजिए। तो फिर मुझे लगा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ। और जो आपने जो अभी गाना बजाया है दिल है छोटा सा, वही मेरी पसंद का गाना था उस समय। और उस गाने पे मैंने फिर कुछ जो 8 to 10 डेज थे हॉस्टल में, जब हमें फ्री टाइम मिलता था हॉस्टल के कॉरिडोर वगैरह में खाली समय में, उसकी कुछ थोड़ी बहुत हमने प्रिपरेशन की। और फिर कंपटीशन वाला दिन आया और वो मेरे लिए एक बहुत ही यादगार पल इसलिए था कि मैंने पहली बार किसी बड़े स्टेज पे, किसी बड़े ऑडिटोरियम हॉल में, फुल था ऑडिटोरियम हॉल, सारे बैचेस के सब सीनियर्स जूनियर्स सारे टीचर्स सब थे वहाँ पे, और फिर मैंने इस गाने पे परफॉर्मेंस दी। और मुझे इतना मतलब उसके बाद इतनी खुशी हुई कि बाद में जब प्राइज का वक्त आया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुए, तो मुझे पता लगा कि फर्स्ट प्राइज मुझे मिला और 16 बॉयज थे मेरे साथ कंपटीशन में। क्या बात है। 16 बॉयज एंड आई वाज द ओनली गर्ल कैंडिडेट हु पार्टिसिपेटेड एंड आई गॉट द फर्स्ट प्राइज। एंड आई स्टिल रिमेम्बर कि जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा था और जब मेरे डीन मुझे फर्स्ट प्राइज के लिए जो सर्टिफिकेट है वो दे रहे थे, तो पूरे ऑडिटोरियम हॉल में जितने भी लोग थे सब खड़े होके एक साथ एक रिदम में क्लैपिंग की साउंड अभी भी मेरे कानों में बजती है। क्या बात है। और उससे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया और मुझे लगा कि अगर हम सोच लें और प्रॉपरली हम उसमें मेहनत करें, क्योंकि मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो मेहनत अगर हमारी पूरी होगी तो हम किसी भी मंजिल को हम पा सकते हैं। जी। तो ये इंसिडेंट मुझे बहुत ही टचिंग लगता है मेरे कॉलेज लाइफ का। बिल्कुल सही बात है, और चैलेंजेस को लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां पर आप हार मान लेती कि इतनी सारी महिलाओं में आपका चयन नहीं हो पा रहा है, पुरुषों के साथ आपको भेजा जा रहा है, तो शायद आज आप ये बात माइक के सामने नहीं कह पाती। और ये सखियों के लिए इंस्पायर करने वाली बात है। यहाँ पर मीनाक्षी जी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फिर ब्रेक के बाद आते हैं और बहुत सारी बातें आपसे बतियानी हैं।
दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और आज का ये प्रोग्राम विशेष है और आज हमारे स्टूडियो में आई हैं हमारे आकाशवाणी मुंबई की उप महानिदेशक मीनाक्षी सिंघवी। उनसे बहुत सारी बातें हमें करनी है, लेकिन श्रोताओं की टिप्पणियां भी हम पहुंचाते चले। हमारे एक सुधी श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मैंने आपके साथ आकाशवाणी जयपुर में काम किया था। इन्होंने लिखा है, वो अनुभव बहुत शानदार रहा और मैंने आपसे कंप्यूटर नेटवर्किंग और ऑडियो डिजिटाइजेशन के बारे में बहुत कुछ सीखा। आपको डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग की गहरी जानकारी है। मेरी शुभकामनाएं आपको। और भी बहुत सारे श्रोता बहुत कुछ लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि ये गुड़िया की बात कहकर आपने खुशी दोगुनी कर दी। हम सभी बचपन की बातों से बहुत खुश होते हैं। मीनाक्षी जी, आपने गुड़िया की बात कही थी, उससे लोगों को बहुत अच्छा लगा। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी कहानी सुनकर कुछ अपनी बातें याद आ रही हैं स्कूल टाइम की, लेकिन मैं नॉन टेक्निकल स्टूडेंट रही हूँ, 12 तक ही मैथ्स पढ़ा था। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं स्क्रू ड्राइवर से खोलने लग जाता था रेडियो को। पापा अक्सर कहते थे कि जो उसमें बोल रहा है क्या उनको बाहर निकालेगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कोई छोटे छोटे मनुष्य होते होंगे जो ये बोल रहे हैं कि जब बड़े हुए तो पता चला कि ये तो नेटवर्क के द्वारा ही चलाया जाता है। क्या कहेंगे आप इन सभी श्रोताओं? टेक्नोलॉजी का कमाल है ये। और श्रोताओं के जो डाउट है, बिल्कुल जो लास्ट में जिन्होंने बताया कि खोल के उन्होंने देखा कि क्या अंदर कौन है जो बैठ के बोल रहा है। हाँ। तो बचपन में यही लगता था कि आवाज कहाँ से आ रही है। बिल्कुल। और आगे की बात नहीं बताई कि उसके बाद जो डांट खाई होगी मार पड़ी होगी वो हम इमेजिन कर ले रहे हैं यहाँ पर। बहरहाल अब हम आपसे जानना चाहते हैं, कॉलेज से निकलने के बाद आपकी जो रेडियो की दुनिया में दाखिला हुआ, मतलब रेडियो की दुनिया से आपने जोड़ा खुद को, तो क्या बचपन से आपने रेडियो को चुना था कि रेडियो में ही जाएंगी या फिर कोई और जॉब चाहती थी और रेडियो में आई? एक्चुअली ममता जी, हम भी बचपन में रेडियो तो बहुत सुना करते थे। हमारे घर पे भी एक रेडियो सेट होता था और उस समय तो चूंकि शॉर्टवेव ही ज्यादा हम चलता। आपने कोई रेडियो तोड़ा तो नहीं था? नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था, लेकिन उसको ट्यूनिंग बार बार ज्यादा के करना पड़ता था जी। क्योंकि जब ट्यून करते थे थोड़ी देर में शिफ्ट हो जाता था उसका ना बैंड शॉर्टवेव में, फिर से जाके उसको ट्यून करना पड़ता था। तो वो बहुत ही एक एंटरटेनमेंट का अच्छा उस समय टूल था और उस समय कुछ और मोबाइल टीवी वगैरह और कोई भी साधन नहीं थे। तो रेडियो की बहुत सारी यादें हैं मेरे पास भी। और कॉलेज में भी हम रेडियो काफी सुना करते थे और उस समय तो विविध भारती भी शुरू हो गया था। तो रात को हमेशा हम 1 घंटा रेडियो के कार्यक्रम सुना करते थे उस समय। और कॉलेज से निकलने के बाद जो रेडियो में आने की जो जर्नी रही है उसमें भी काफी उसमें हार्डवर्क रहा है देखा जाए तो, क्योंकि एक यूपीएससी एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम। जी। तो उसमें मैंने अपीयर हुई थी और फिर बहुत ही वो ऑल इंडिया लेवल का एक एग्जाम होता है और काफी टफ एग्जाम होता है जी। और उसमें जो भी सारे डिपार्टमेंट है उसमें डायरेक्टली क्लास 1 ऑफिसर का आपको जॉब उसमें मिलता है जी। तो उसका रिटन टेस्ट होता है और रिटन टेस्ट के बाद उसका इंटरव्यू वगैरह होता है जी, और जी। ये सारे प्रोसेस में करीब 2 साल का समय लगता है। तो कॉलेज निकलने के बाद ही मैंने ये एग्जाम में मैं अपीयर हुई और लकीली मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद चूंकि डिपार्टमेंट जब चुनने की बात आई तो मैंने डेफिनेटली ये डिपार्टमेंट को, जो ब्रॉडकास्टिंग जो हमारा डिपार्टमेंट है और जो हमारी सर्विसेज है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज जी, तो उसमें को मैंने चुनना पसंद किया क्योंकि काफी ये एक जैसे बोलते हैं थोड़ा ग्लैमरस डिपार्टमेंट उस समय लगता था और आज भी है। और इस डिपार्टमेंट की खास बात ये भी है कि हम रेडियो से जुड़कर पब्लिक सर्विस का काम भी हम यहाँ पे कर रहे हैं जी। तो ये एक इसका दूसरा पहलू था जो मुझे काफी पसंद था। तो उसके बाद जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो आकाशवाणी बीकानेर के लिए मुझे पहला अपॉइंटमेंट मिला, अपॉइंटमेंट लेटर। तो मैंने आकाशवाणी बीकानेर से 99 में अपनी सेवाएं प्रारंभ की और आकाशवाणी जैसी एक गरिमामय संस्था से मैं जुड़ी और आज मुझे बीकानेर से जयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा और आज मुंबई जी, तो 27 इयर्स मुझे हो गया इस संस्था में काम करते हुए और काफ़ी मुझे एक गर्व का अनुभव होता है
कि मैं आकाशवाणी जैसी संस्था से जुड़ी हुई हूँ। जी बिल्कुल, हम सबको गौरव का एहसास होता है क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे श्रोता नोट करते हैं और हम सब के लिए रेडियो एक मानक के रूप में रहा है। भाषा हो, शब्द हो, वाक्य विन्यास हो, मतलब कॉपी कलम लेकर हम सब नोट किया करते थे। तो आज भी जब हम माइक्रोफोन के सामने बोलते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि कोई न कोई कॉपी कलम लेकर हमारी बात को सुन रहा होगा। तो जो भी बोलें तथ्यपरक बोलें। और देखिए ना, हमारे श्रोताओं की उद्गार कितने बेहतरीन हैं। आज एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये सुरम्य सफर मीनाक्षी जी और ममता जी की बातचीत भारतीय संगीत की उस अनमोल विरासत है और सदाबहार धुनों के नाम रहेगा जिसने हर दिल को छुआ है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस के पावन अवसर पर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में रेडियो की अदम्य शक्ति, दैनिक जीवन में इसकी जीवंत उपस्थिति और सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में इसकी अपरिहार्य भूमिका पर। जन जन को जोड़ने वाले और भी बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है आपके लिए कि आपके स्वागत और इंतजार था बहुत समय से। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज का ये कार्यक्रम बिल्कुल याद करने लायक है और ध्यान से सुनने लायक है। कुछ श्रोताओं ने रेडियो की चित्र भी लिख भेजे हैं कि, और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं तो सुन रहा हूं और एक शिक्षक हूं और सखी सहेली सुन रहा हूं, स्कूल का काम भी साथ में कर रहा हूं। और एक श्रोता ने लिखा है तकनीकी तब्दीलियों के संग ताल से ताल मिलाकर VBS अपनी चमक बरकरार रखे हुए। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि आपकी कहानी सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जरा बताइए कि और अच्छा लगने के लिए हम क्या करें? यहाँ पर संगीत का दामन भी थाम ले। हाँ, श्योर श्योर। कौन सा गाना? हमें लगता है कि ये गाना सुनते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म का। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। माइक्रोफोन पर आने से पहले आपने इस गाने का जिक्र किया था। सुनते हैं यही गाना। जी जी। हो मीठी मीठी सी ये मुनिया सर पे डाले है ये चुनिया क्यों, हाँ क्यों? हो सोनी सोनी सी कुड़ी नो मौज में रहने देना दुनिया क्यों, हाँ दुनिया क्यों? है कितनी शानदार कुड़ी ये कर देगी कमाल, इसे झूमने दे अपनी बीच से, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ झुमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे फिक्रां नू छड्ड के, बंधन के, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ झुमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे फिक्रां नू छड्ड के, बंधन के, कुड़ी नू नचने दे। तेरी छोटी छोटी सोच क्यों है जी, ओहो बाजी, ओ उखड़े उखड़े क्यों खड़े जी, हंस तो हंस देगी दुनिया भी, हाँ जी। ओ आए जो ऑन द फ्लोर कुड़ी तो खूब मचाए शोर, तू भी झूम लेना इसकी बीट पे, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू आज लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने दे, हाँ नचने दे, तू सारे फिक्रां नू छड्ड के, बंधन के, कुड़ी नू नचने दे, नचने दे, नचने दे, लगाने दे ठुमके, हाँ चमके, कुड़ी नू नचने, नचने दे, नचने तारे फिक्रां नू छड्ड के, बंधन के, कुड़ी नू नचने दे।
जब भी खुशी का मौका आता है तो ये खुशगवार लम्हा चुन लेते हैं लोग। हमारी बहुत सारी सखियां उधर उस पार बैठी हैं, जिसे हम कंट्रोल रूम कहते हैं, कांच के पार दिखाई दे रहे हैं। वो खुशी झलक रही है और थिरक भी रही है गानों के साथ साथ। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे लगता है कि इस शो की ट्रिप सबसे ऊपर होनी चाहिए। मीनाक्षी जी मौजूद हैं, इसलिए एक सुझाव है, सखी सहेली पूरे देश में शामिल है। कभी कभी किसी प्रांत का एक लोकगीत सुनवाना चाहिए। इससे भारत के सांस्कृतिक सद्भाव को कुछ और मजबूती मिलेगी। ये बात हम अभी जो लोकगीत फिल्म में आए हम सुनवा सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज मेरी उम्र 30 साल है और मैं राजस्थान के एक ग्रामीण इलाके का रहने वाला हूं। बात उस समय की है जब फोन नहीं थे। मेरे दादाजी दुबई से सोनी का रेडियो लेकर आए थे और रोज सुनते थे। धीरे धीरे वक्त बदल गया। मेरे दादाजी ने दुनिया को अलविदा बोल दिया और आज मैं भी पुलिस की नौकरी कर रहा हूं। लेकिन आज दादाजी के गुजर जाने के 12 साल बाद भी जब रेडियो पर विविध भारती के प्रोग्राम सुनता हूं तो आंखों में वो समय दादाजी की याद जरूर आती है। शायद तब जब तक ये रेडियो रहेगा तब तक वो यादें बनी रहेंगी। क्या बात है मीनाक्षी जी, ये तो हम सबके जज्बात से जुड़ी हुई बात है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर आपको अपने रेडियो करियर का एक ऐसा पल चुनना हो तो जिस पर आपको सबसे अधिक गर्व हो, तो कौन सा पल आप चुनना चाहेंगे? हाँ ममता जी, बहुत ही आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन किया, क्योंकि आप एक ही पल चुनने को बोल रही हैं। बिल्कुल। तो 27 इयर्स के इस करियर में बहुत बार ऐसे सिचुएशन आए या ऐसी परिस्थितियां बनी कि कठिन समय में भी हम लोगों ने तकनीकी रूप से ब्रॉडकास्टिंग जारी रखा। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस थी। तो मैं एक चीज थोड़ा सा बताऊंगी, हमारे श्रोता लोग भी उससे रिलेट कर पाएंगे कि हमारे यहाँ जैसे कि जानते हैं पहले एलपीज होते थे, फिर मैग्नेटिक टेप में रिकॉर्डिंग्स होती थी। तो 2002 की बात है जब मैं जयपुर में कार्यरत थी और उस समय नए नए कंप्यूटर्स आना शुरू हुए थे और कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्डिंग का आरंभ हुआ था जी। और उसी समय एक ये प्रक्रिया भी शुरू हुई थी कि जो भी हमारी आर्काइव वैल्यू का जो कंटेंट है, क्योंकि आकाशवाणी का तो इतिहास बहुत पुराना है और हमारे पास कई महानुभावों की महान ऑडियो बाइट्स हमारे पास अवेलेबल है। तो उस समय उसको डिजिटाइज करने का भी एक दौर शुरू हुआ था। तो उसमें ये था कि चूंकि अब कंप्यूटर आ गया है तो सब कुछ उसके थ्रू फास्ट और अच्छा होने लगा था जी। और जो पुराने एलपीज थे और जो मैग्नेटिक टेप्स थी उनको भी हम रियल टाइम में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस शुरू किया था। तो उस समय जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्टोर करते हैं मीडिया को, जब टेप या उसके अंदर स्टोर रहता है तो कुछ थोड़ी सी उसमें नॉइज वगैरह डेवलप हो जाती है। तो उस समय हम लोगों ने एक कोशिश की कि जो भी हम कन्वर्जन कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में जो ला रहे हैं मैग्नेटिक टेप्स को, तो उसमें जो भी उसका नॉइज कंपोनेंट है उसको हम थोड़ा क्लीन कर लें। तो उसके लिए हमने एक एल्गोरिथम, एक सेट ऑफ स्टेप्स बनाया सॉफ्टवेयर के थ्रू कि कैसे हम उसको अच्छा बना दें ताकि हमारे श्रोताओं को स्पष्ट रूप से क्लियर रिकॉर्डिंग सुनने को मिले। और उस काम में बहुत मजा आता था क्योंकि आपको सुन के देखना पड़ता था कि ये कैसा रिकॉर्ड है और अब क्लीन होने के बाद कैसा है। और उसमें एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस इसलिए बनाना पड़ता था कि बेसिकली नॉइज रिडक्शन में आप कुछ फ्रिक्वेंसीज को ही हटाते हैं तो आपका जो एक्चुअल कंटेंट है वो कहीं भी किसी भी तरह से अफेक्ट ना हो। तो उस बैलेंस के साथ हमने कई हजारों रिकॉर्डिंग्स को क्लीन करके और फिर उसको अच्छे से स्टोर किया है। तो वो काम मुझे बहुत ही अच्छा लगा करने में, मेरे इंटरेस्ट का भी था और उसके लिए फिर मुझे रिकॉग्निशन और एक अवार्ड भी मिला। तो इस काम को करने में मुझे बहुत मजा आया ममता जी। जी, और ये सुनते हुए हमें बहुत मजा आ रहा है ये सब बातें कि आपका योगदान कितना ज्यादा रहा। और हमें पता है कि एक महिला के लिए एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां निभाना, एक साथ कई दायित्व निभाना कितना मुश्किल होता है हम सब महिलाओं के लिए। आप एक महिला है खुद और महिलाओं के लिए किसी ऊंचे ओहदे पर पहुंचना काफी संघर्ष में होता है, चुनौती
चुनौतीपूर्ण भी होता है। तो आपने किस तरह से ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियों में सामंजस्य बिठाया, और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें आपने बहुत अच्छा काम किया है, कई अवार्ड्स जीते हैं, उस अवार्ड्स के बारे में भी बताइए, और किस तरह से आपने सामंजस्य बिठाया, क्योंकि हमने सुना है कि जब शुरुआती दौर में, करियर की शुरुआती दौर में आपके पास बहुत सारे काम थे, एक साथ कई काम सौंपे गए थे और आपके बच्चे भी छोटे थे उस समय, तो ये सारा कुछ कैसे मैनेज किया? एक साथ बहुत सारी बातें पूछ रही हूँ। नहीं, बहुत आपके सवाल बहुत एक मुझे पुरानी मेमोरी में, फ्लैशबैक में भी जाती हूँ कई बार, और वर्तमान को भी मैं देख रही हूँ। तो जो आपका क्वेश्चन है बेसिकली वो वर्क लाइफ बैलेंस से जुड़ा हुआ है कि आप प्रोफेशनल लाइफ के साथ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कैसे बैलेंस करना है। और मुझे लगता है कि महिलाओं और पुरुषों सबके लिए ये बात उतनी ही जरूरी है आज के दौर में। महिलाओं के लिए थोड़ा ज्यादा चुनौतीपूर्ण है जी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्री डिफाइंड जेंडर रोल्स हैं कि घर की जो जिम्मेदारियां हैं, घरेलू जो काम है उसकी मोर और लेस अभी भी महिलाओं को ही वो थोड़ा देखना होता है। तो उनके लिए ये थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता है जी, कि ऑफिस के काम के साथ साथ वो घर के काम या बच्चों से जुड़े हुए काम को वो कैसे पूरा करे जी। तो मैं भी इस फेज से निकली हूँ, तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी मेरी ओर से, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है कि मुझे लगता है हर किसी को जब हम ऑफिस से घर चले जाते हैं तो पहला तो हम ऑफिस की चीज ऑफिस में रखें, घर पे आके ऑफिस का हम ना सोचें, और वी शुड ट्राई टू डेवलप एक मेंटल ऑन ऑफ स्विच कि अब हम घर आ गए तो हम घर पे या परिवार पे या अपने खुद पे अपने आप को भी आप प्राथमिकता दें और खुद पे फोकस करें। दूसरा मैं ये कहूंगी कि कई चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करके भी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। उसमें सबसे अहम चीज है कि डाइट, आप जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आपको पर्याप्त नींद लेना चाहिए और पानी की मात्रा भी बराबर हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, वैसे सभी इस बारे में जानते हैं, बट इसको कैसे अपनी लाइफ में लाना है वो एक सोचने वाली चीज है, और लाना चाहिए सभी को, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें करके ही आप अपने में काफी इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा जी। उसके अलावा ममता जी मैं आपको 2 चीजें और बताऊंगी कि आप उसमें वर्क लाइफ बैलेंस आप काफी अच्छा बना सकते हैं। शायद आप जानते ही हैं कि एक्सरसाइज, नियमित व्यायाम, मुझे लगता है एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन हम खाना खाते हैं वैसे ही एक्सरसाइज जरूरी है। इसमें महिलाओं को काफी हेजिटेशन होता है, और अभी रिसेंटली मेरे ऑफिस में मेरे सेक्शन से ही एक महिला आई कि मैडम आप कैसे जाते हैं, मुझे तो टाइम नहीं मिलता है। मैंने उन्हें काफी मोटिवेट किया कि आप टाइम निकालिए, आप कैसे भी करिए, घर जाइए, थोड़ा काम शेयर करिए, घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक्सरसाइज या जिम वगैरह ज्वाइन करिए। और एक्सरसाइज में भी बहुत सारी होती है, कार्डियो होती है, वॉकिंग होती है, बट मुझे लगता है वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सभी लोगों को ये सब एक्सरसाइज का पूरा ध्यान देना चाहिए। और एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगी कि ये सब चीजें करने के साथ साथ मुझे लगता है फॉर एवरी पर्सन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उनकी जो हॉबीज है, जो शौक है, वो पूरे करे। क्योंकि क्या होता है, समय के साथ साथ जिम्मेदारियों के चलते हम अपने शौक भूल जाते हैं जी जी। और जब आप खुद करके देखेंगे वो सारे शौक, चाहे गाने का हो, चाहे ट्रैकिंग का हो, चाहे ट्रैवलिंग का हो, चाहे पेंटिंग का हो, ड्राइंग का हो, वो सब जब आप करेंगे तो आपको जो क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपको मिलेगी उससे, और उसी से आप एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि फॉर एवरीवन आई थिंक प्रोफेशनल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, फैमिली लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल, दोनों पहलुओं पे हमें फोकस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। बैलेंसिंग इज द की। जी, सही कह रही हैं आप, और हमें पता है कि आप खुद फिटनेस के लिए बहुत सजग रहती हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि मीनाक्षी जी नियमित रूप से अभी इस व्यस्तता में भी जिम जाती हैं, और वो बड़े बड़े वेट लिफ्टिंग भी करती हैं, क्योंकि हमने इनके कुछ वीडियोस देखे हैं, और ये राज की बात है, वो बताना नहीं चाहती, लेकिन हमने यहाँ पर उजागर कर दिया है। और 1-2 शौक के बारे में और बताना चाह रहे हैं कि उन्हें डांसिंग का भी बहुत शौक है और पेंटिंग का भी बहुत शौक है। तो जरा इन दोनों शौक के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। जाहिर सी बात है कि आप जहां जिस ओहदे पर हैं आपको शायद संकोच हो रहा होगा, लेकिन हमारे श्रोताओं को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी। हाँ, मुझे लगता है कि जैसे मेरे तो ये शौक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डांसिंग का शौक
भी अच्छी चीज है, क्योंकि अपने आप से आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। और जब मैं जिम नहीं जा पाती हूँ, कुछ अच्छे यूट्यूब पे वीडियो देख के कार्डियो एक्सरसाइज में अलग अलग डांस फॉर्म्स होती है जी। वो मैं कर लेती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। तो बीच में मैंने डांस क्लासेस भी ज्वाइन की थी, क्योंकि क्या बात है। अभी जो फॉर्मेट चेंज हुए हैं डांस के, हाँ। तो मेरे बच्चों ने भी मुझे हमेशा मोटिवेट किया है कि मम्मी आपको जाना चाहिए। हाँ। और जिम के लिए तो मैं मेरे दोनों बच्चे भी जिम जाते हैं, तो काफी हमारे घर पे जो माहौल रहता है वो उसी से जुड़ा हुआ रहता है कि फिजिकल पावर भी कितनी किसके पास है, सब अपना दिखाते हैं दमखम। तो वो माहौल वैसा ही है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि मैं रेगुलर हूँ, एटलीस्ट लास्ट 20 ईयर से तो मैं ये जा ही रही हूँ। और दूसरा, आपने जो पेंटिंग की भी बात बताई है, तो वो भी बचपन से मुझे इस चीज का शौक था। स्कूल टाइम में मैंने 1-2 क्लासेस जब ज्वाइन की तो मुझे काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ और नेचुरली 11th-12th में तो पढ़ाई के अलावा और कोई शौक पूरा नहीं कर पाई मैं, लेकिन उसके बाद मैंने फिर से पेंटिंग में अपना ध्यान दिया और फिर से कोशिश की। और अभी भी जब मुझे फ्री टाइम मिल जाता है सैटरडे संडे, या मेरे रूम में भी जो बोर्ड लगा हुआ है कुछ कुछ छोटे छोटे ड्राइंग्स में बनाती हूँ मोटिवेटिंग। क्या बात है। जब मेरा स्टाफ आता है सामने बैठ के तो उनका पहला क्वेश्चन, मैडम ये आपने बनाया है क्या? तो मैं कहती हूँ हाँ मैंने बनाया। तो अच्छा लगता है ये सब छोटी छोटी चीजें करके कि आप एक लाइवलीनेस बनी रहती है उसमें कि आप कुछ न कुछ करते रहें लाइफ में, कुछ क्रिएटिव हो, कुछ जिससे आप सीखें, दूसरे सीखें। और मैं एक बात और इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि काफी चीजें हैं जो मैं आज की यंग जनरेशन से सीख रही हूँ। जी। बच्चे हैं चाहे कोई भी हो, ऑफिस में भी जो हमारे यंगस्टर्स जो कलीग हैं तो उनसे भी मैं बहुत चीजें सीखती हूँ। जी। और टेक्नोलॉजी को हमेशा अपने साथ रखती हूँ, उसमें जो नई नई चीजें हैं, जो अपग्रेड्स हैं, उसको मैं कोशिश करती हूँ कि सीखते रहूं और अपने आप को अपडेटेड रखूं। जी, मतलब आपकी बातों से ये हमें भी प्रेरणा मिल रही है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अपने बच्चों से भी सीखें और तकनीक के इस दौर में टेक्नोलॉजी का साथ तो निभाना ही पड़ेगा, भले उसके गुलाम ना हो। और अब यहाँ पर एक टिप्पणी 1-2 अपने श्रोताओं तक पहुंचा रही हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि रेडियो मेरे लिए केवल एक माध्यम नहीं बल्कि बचपन से जीवन का अभिन्न हिस्सा रहा है। यद्यपि मैंने अपने व्यावसायिक जीवन में बैंकिंग सेवा को चुना, फिर भी रेडियो के प्रति मेरा प्रेम कभी कम नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद जब सामुदायिक रेडियो से जुड़ने का अवसर मिला तो लगा जैसे अपने पहले प्यार से फिर मुलाकात हो गई है। क्या बात है भाई। हाँ? आज भी रेडियो की दुनिया में सक्रिय रहकर वही आनंद, वही अपनापन है। एक श्रोता ने लिखा है कि हम भी बीकानेर वाले खुश हुए कि आपकी शुरुआत हमारे शहर से हुई है। और एक श्रोता ने लिखा है कि लाइसेंस युग से डिजिटल युग और एरियल युग से FM ब्लूटूथ युग तक के रेडियो के सफर का साक्षी होने पर मुझे गर्व है। और आकाशवाणी एक चमत्कार से चरम शिखर तक अभी भी अपनी चमक बरकरार रखने में सक्षम है। और एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जब हमारी शादी हुई थी सखी सहेली प्रोग्राम की सखी यानी कि हमारी धर्मपत्नी शादी के अगले दिन घर पर ये देखकर हैरान हो गई कि मैं यानी दीवाना सखा सुबह सवेरे घर के पूजा रूम में पहले हाथ जोड़े सीधे रेडियो ऑन करके विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने लगा। बहुत सारी टिप्पणियां हमारे श्रोताओं की आ रही है, लेकिन अब एक गाना सुनते हैं। यहाँ पर गाना है ये। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है, बादल पे पाँव है, या छूटा गाँव है। अब तो भाई चल पड़ी अपनी ये नाव है।
ये चक दे इंडिया फिल्म का गाना था। और अपने श्रोताओं को हम बता दें कि मीनाक्षी जी बहुत बढ़िया बेहतरीन पेंटिंग बनाती हैं, जिसका जिक्र भी किया है। अब आप इसे सजीव रूप से देख सकते हैं ये मोबाइल के स्क्रीन पर। तो आप देखिए कि मीनाक्षी जी कितनी सुंदर पेंटिंग्स बनाया करती हैं। आज भी ये शौक इन्होंने बरकरार रखा है, अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर ये पेंटिंग्स बनाया करती हैं। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है तो उसे ज़रूर परवान दें, उसे ज़रूर पंख दें, यही हमारा कहना है। और मीनाक्षी जी हमें बताइए कि अंत में देश भर की बेटियों से, महिलाओं से चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? ममता जी, पता ही नहीं लगा प्रोग्राम का इतना समय पूरा होने को आ गया है। और बहुत अच्छा लगा मुझे विविध भारती स्टूडियो में आकर अपनी देश के सभी श्रोताओं से कनेक्ट होकर इस माध्यम के थ्रू। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि परिस्थितियाँ हमेशा अनुकूल नहीं होती है जी। परिस्थितियाँ तो हमेशा बदलती रहती है, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बट अगर हमारी विल पावर स्ट्रांग है, डिटर्मिनेशन है और मेहनत है, तो मुझे लगता है कि हम सभी अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकते हैं जी। तो लास्ट में मैं 2 लाइन कहूँगी सभी के लिए, जो कि बहुत एक मुझे लगता है कि मीनिंगफुल है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए। क्या बात है। न दौड़ इतना कि सांसें थम जाए, न ठहराव ऐसा कि सपने रुक जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ का बैलेंस बनाए रखें। हमें अपने सपनों को भी पूरा करना है और अपना खुद का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कहूँगी, मी टाइम वाली जो बात है, सभी लोग अपने आप को भी प्राथमिकता दें, अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ सभी को ध्यान में रखें और हमेशा आकाशवाणी और विविध भारती सुनते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मीनाक्षी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आई। और हम इस पूरी मुहिम में, इस सजीव प्रसारण में, फेसबुक लाइव में जो लोग जुड़े रहे उनका नाम भी हम शामिल करना चाहेंगे। जुबैर खान जो प्रोड्यूसर हैं, अनुश्री पाठक मैडम जो सखी सहेली प्रोग्राम की प्रोड्यूसर हैं, और तेजश्री कामले, HR पाटले, तकनीकी सहयोग भावना सिंदल, किरण बंग, समृद्धि नायक और अनुश्री गुप्ता, और कार्यक्रम के जो हमारे हेड हैं डॉक्टर संतोष जाधव जी, और इंजीनियरिंग प्रमुख राजेश बेलदार जी और सोपान तायडे जी। आप सभी का हम शुक्रिया अदा करें, आप सभी के सहयोग से और सहयोग से के माध्यम से ही हम यहाँ तक पहुंचे और एक सजीव प्रसारण में आपसे हमने इतनी सारी बातें की, हमें भी बहुत अच्छा लगा। अब बस इतना ही कहें कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी, आप नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाला फेसबुक लाइव पे जो देख रहे हैं और जो रेडियो पे लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू या रेडियो सेट के थ्रू देख रहे हैं। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार।